विंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमको मालूम है कि पिछली कक्षा में हमने अर्थ, परिभाषा और उसकी आवश्यकता को पढ़ा बाल विकास के। उसी क्रम में आज हम बाल विकास के क्षेत्र और उसके महत्व का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम अपने विषय वस्तु की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि बाल विकास का जो क्षेत्र है वह अत्यधिक व्यापक है, लेकिन हमने इन बिंदुओं के माध्यम से उसके क्षेत्र को आपको समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए सबसे पहला बिंदु देखते हैं कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत हम विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। इसका क्षेत्र अवस्थाओं तक फैला हुआ है और अवस्थाएं गर्भावस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन 4 अवस्थाओं का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं और ये समझते हैं कि गर्भावस्था में बालक में कौन कौन से विकास हो रहे हैं, शैशवावस्था में किस प्रकार उसमें भिन्नता पाई जा रही है, बाल्यावस्था में भी शैशवावस्था की अपेक्षा भिन्नता है। ठीक, उसका शारीरिक विकास कैसे बढ़ रहा है, उसका भार कैसे बढ़ रहा है, उसके जो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास और जितने भी सारे विकास हैं उन सभी विकास का हम इसके अंतर्गत विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। किशोरावस्था का भी इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। किशोरावस्था में भी शारीरिक परिवर्तन प्रायः देखने को मिलते हैं। ठीक, तो उन सभी चीज़ों का किस प्रकार बालक के व्यवहार पर कैसे उसका प्रभाव पड़ता है, बालक के विकास पर कैसे उसका प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक, इसके अलावा विभिन्न अवस्थाओं में बालक की मानसिक क्षमताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, उसका भी विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। व्यक्तित्व भी उनका भिन्न भिन्न होता है, तो हम उनका भी अध्ययन करते हैं। जितनी भी अवस्थाएं हैं प्यारे बच्चों, सभी अवस्थाओं में व्यक्तित्व बालक के बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इन विभिन्न अवस्थाओं का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। विभिन्न पहलुओं का तात्पर्य है कि जितनी भी अवस्थाएं हैं, चाहे वह गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था हो, उन सभी अवस्थाओं में किस किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, कौन कौन से विकास देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसमें हम शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास, तर्क का विकास, कल्पना का विकास और चिंतन का विकास, इन सभी पहलुओं का इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का भी इसी क्षेत्र के ही अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। और क्षेत्र जो है इसका बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, इसमें 2 तत्व हैं जिनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पहला है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण या पर्यावरण। तो इनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं कि वातावरण और वंशानुक्रम का किस प्रकार बालक के विकास पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो विस्तार पूर्वक इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। बालकों की विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। असामान्यताओं का तात्पर्य है असंतुलित व्यवहार या मानसिक विकार या बौद्धिक दुर्बलताएं या उनके अंदर जो अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है, वो सभी असामान्यताओं के अंतर्गत ही आती हैं। तो इस प्रकार के जो विकार हैं बालकों के अंदर, जो दुर्गुण हैं, ठीक है, जो दुर्बलताएं हैं, वह कैसे बालक के अधिगम को प्रभावित करती है, हम सभी असामान्यताओं इसके अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं। ठीक, इसके पश्चात मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का तात्पर्य है कि जो बच्चों में रोग हैं, जो उनकी मानसिक दुर्बलताएं हैं, उन सभी का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं और उसको दूर कैसे किया जा सकता है, इसका भी हम अध्ययन करते हैं। यही कारण है
कि बाल विकास के अंतर्गत जो है मनोवैज्ञानिक तरीकों से हम उन रोगों को सुधारने का प्रयत्न करते हैं, सही दिशा की तरफ उनको ले जाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसके अंतर्गत उन्हीं चीज़ों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसके बाद बाल व्यवहारों और अंतः क्रियाओं का अध्ययन, बाल व्यवहारों और अंतः क्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य एक गतिशील प्राणी है और एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। और अपने आसपास के जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जो उसकी मित्र मंडली है, उसके साथ वह अंतःक्रिया करता है और अंतःक्रिया अपने व्यवहारों के द्वारा ही करता है। ठीक है। अपने व्यवहारों के द्वारा और अपने क्रियाओं के द्वारा बालक जो है समाज में समायोजित होने का प्रयास करता है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि समायोजन की स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत एक स्थिति और होती है कुसमायोजन की, वह भी हम आपको बताएंगे कि कुसमायोजन क्या होता है। तो इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत व्यवहारों का, बालकों के व्यवहारों का और उनकी अंतः क्रियाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम सभी हम आपको कराएंगे। इसके पश्चात बालकों की रुचियों का भी अध्ययन किया जाता है। क्षेत्र के ही अंतर्गत बालकों की रुचियों का भी अंतर किया जाता है। देखिए, रुचियों का मतलब यह है कि बालक कौन सी चीज़ें पसंद है, बालक को किस चीज़ में वह रुचि ले रहा है, किस में अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है। अधिगम में इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है रुचियों का, क्योंकि जब बालक किसी विषय वस्तु में रुचि ले रहा है तो इसका मतलब कि उसमें वह अधिगम करेगा, और जिस कार्य में वह रुचि न ले रहा हो इसका मतलब कि वह उसमें अधिगम नहीं कर पाएगा। तो इसके अंतर्गत हम उन्हीं रुचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात बालकों की विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, बालकों की विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन का मतलब यह है कि अधिगम हो गया, कल्पना हो गया, चिंतन हो गया, तर्क हो गया, स्मृति हो गया, प्रत्यक्षीकरण हो गया, आत्मसातीकरण हो गया या समविष्टीकरण हो गया। यह सभी चीजें मानसिक प्रक्रियाओं के ही अंतर्गत आती हैं। और इसका क्षेत्र आप देख ही रहे हैं कि अधिगम में, कल्पना में, चिंतन में, तर्क में, स्मृति में, प्रत्यक्षीकरण में, आत्मसातीकरण में और समविष्टीकरण में इसका मानसिक क्रियाओं के जो चीजें घटित होती हैं, इन सभी प्रक्रियाओं में उसका हम विस्तार पूर्वक इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि बालक, अलग अलग व्यक्तित्व के बालक इस समाज में, आपकी कक्षा में हो सकते हैं। तो सभी के व्यक्तिगत भिन्नताओं को हम कैसे जान पाएंगे, इसके अंतर्गत हम इसी चीज़ को आपको सिखलाएंगे और बतलाएंगे कि व्यक्तित्व में भी भिन्नता होती है। व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व। ठीक है। तो ये व्यक्तित्व के प्रकार हैं। इसी प्रकार से ये है ही। इसके अलावा इदम, अहम, परा अहम जैसी चीज़ें भी हैं व्यक्तित्व भिन्नता में। तो हम उन सभी चीज़ों का आपको विस्तार पूर्वक इसके अंतर्गत अध्ययन कराएंगे। फिर है बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। देखिए, बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने का मतलब यह है कि बालकों में कुछ, जो उनके व्यक्तित्व का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो कुछ दोषों का पता चलता है, कुछ अच्छाइयों, गुणों का भी पता चलता है, अच्छाइयों का भी पता चलता है। अगर अच्छाइयाँ हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें गुण मूल्यांकन से गुण की प्राप्ति होती, दोष की प्राप्ति होती है, तो हम उन दोषों को किस प्रकार से दूर करके बच्चों को सही दिशा में ले जाने का कार्य करें, वह इसके अंतर्गत हम आपको बतलाएंगे और सिखलाएंगे। इसके पश्चात बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन। देखिए, जितना भी समाज में अगर आप देखिए, जिन जिन परिवारों में अभिभावक पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं, सुविधा संपन्न है, उन सभी परिवारों में जो बच्चों का विकास होता है वह काफ़ी तीव्र गति से होता है, बहुत अच्छे ढंग से होता है। लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं, ऐसे माता पिता हैं जो अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, निर्धन हैं, गरीब हैं और उनके पास संसाधनों का अभाव है,
तो ऐसी स्थिति में बालक का किस प्रकार से विकास रुक जाता है, वह सारी चीजें हम आपको इसके अंतर्गत बतलाएंगे। तो बहुत ही इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है और मैंने इन बिंदुओं के माध्यम से उसके क्षेत्र को समझाने का इसमें प्रयास किया है। इसके बाद अब जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है बाल विकास अध्ययन का महत्व। बाल विकास अध्ययन का महत्व। देखिए, हम बाल विकास को जब पढ़ते हैं तो उसका क्या महत्व है, उसको हम क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने से उस हमारे जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है, इसके अंतर्गत उन्हीं चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके महत्व में बाल पोषण विधियों का ज्ञान। बाल पोषण विधियों से तात्पर्य है कि माता पिता को पोषण की जो विधियां हैं, जो विभिन्न तरीके हैं, उनकी जानकारी इसके अंतर्गत मिलती है। अगर कोई माता पिता जिन्होंने बाल मनोविज्ञान का विस्तृत अध्ययन किया होगा, वो ये जानते होंगे कि हमें अपने बच्चों को किस प्रकार से, किन किन विधियों से उनको पालना है, उनको उनका अधिगम कराना है। तो इन सब का इसकी जानकारी हमको इसके अंतर्गत मिलती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यह बहुत उपयोगी है बाल मनोविज्ञान उन माता पिताओं के लिए कि जो अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि माता पिता को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य प्राप्त होना चाहिए, जिससे वह अपने बच्चों का न केवल शारीरिक विकास बल्कि मानसिक विकास और जितने प्रकार के विकास हैं, चाहे वह संवेगात्मक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, नैतिक विकास हो, भाषा विकास हो, तर्क चिंतन कल्पना आदि का विकास हो, माता पिता उन सभी विकास को प्राप्त करवा सकें अपने बच्चों को। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बहुत महत्वकारी है। इसके अलावा ऐसे शिक्षक जिन्होंने बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया है, वह भी अपने बच्चों का, जिन बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, उनके बौद्धिक विकास का विभिन्न विधियों के द्वारा वह पोषण कर सकते हैं। पोषण का तात्पर्य यह नहीं है कि बच्चों का सिर्फ शारीरिक पोषण, सिर्फ उनका आहार ही उनको दिया जाए। आहार के साथ उनको ज्ञान भी मिलना चाहिए, उनके व्यक्तित्व को भी सुधारना है। तो ये विभिन्न प्रकार के पोषणों को दे करके हम बालक को चरित्रवान बना सकते हैं। तो गुरु को भी, शिक्षक को भी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अगर प्राप्त है तो वह विभिन्न प्रकार की विधियों की सहायता से अपने बच्चों को सही मार्ग पर, सही पथ पर ले जाने का काम करेगा। तो यह भी एक बहुत ही महत्वकारी तत्व है। इसके बाद व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी प्राप्त होना। माता पिता या गुरुजन जो भी हैं, कुछ न कुछ भिन्नताएं एक ही माता पिता की दो संतानों में भिन्न भिन्न भिन्नताएं होती हैं। उनका व्यक्तित्व भिन्न भिन्न होता है, उनकी बौद्धिक क्षमता भिन्न होती है। वहीं एक बच्चा बहुत कुशाग्र बुद्धि का होता है और वहीं दूसरा बच्चा सामान्य बुद्धि का होता है या मंद बुद्धि का होता है। तो माता पिता ने अगर मनोविज्ञान का ज्ञान कर रखा है या गुरुजनों ने मनोविज्ञान का ज्ञान कर रखा है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी उन्हें प्राप्त हो जाएगी। और जब उन्हें व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो उसी अनुरूप वह शिक्षा देने का कार्य करेंगे। जो कुशाग्र बुद्धि हैं वाले बालक हैं, उनको वह तीव्र गति से पढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनका पोषण करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सिखाने का प्रयत्न करेंगे। और जो मंद बुद्धि के बालक हैं, जो सामान्य बुद्धि के बालक हैं, उन पर अधिक से अधिक समय देंगे। ठीक है, उन पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मंद बुद्धि वाले बालक, ऐसी स्थिति कभी कभी उत्पन्न हो जाती है कि माता पिता हो या गुरुजन हो, एक खींच की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो खींच की भावना न उत्पन्न हो, वह मनोविज्ञान हमको सिखलाता है कि कभी भी हमें मंद बुद्धि वाले बालक पर जब हम कार्य कर रहे हो तो कभी भी खींच की स्थिति न उत्पन्न होने पाए, कभी हम खींचे न।
बल्कि उन्हें प्रेम के साथ, सहानुभूति के साथ, स्नेह के साथ आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करते रहें। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान भी इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त होती है। यह एक बाल विकास का एक यह भी महत्व है। इसके बाद बाल विकास की अवस्थाओं का ज्ञान। देखिए, बाल विकास की जो अवस्था है वो मैंने अभी कहा कि गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक चलती है। तो संपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है कि गर्भावस्था में बालक का हमको किस प्रकार से पोषण देना है, जब वह धरती पर पैदा होता है तो वहां से हमको किस प्रकार से बच्चे का शैशवावस्था में किस प्रकार से देखरेख करनी है, बाल्यावस्था में उसको हमको किस प्रकार से देखरेख करनी है, किशोरावस्था में हमको किस प्रकार से देखरेख करनी है। जब हम बाल मनोविज्ञान का ज्ञान कर लेंगे, बाल विकास का ज्ञान कर लेंगे, तो आप यह निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि आप इन सभी बच्चों को जो गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक हैं या किशोरावस्था तक, आप उन बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम कर सकते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है और बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने का यह सबसे बड़ा फायदा है कि आप विभिन्न अवस्थाओं की जानकारी आपको मिल जाती है और उसी अनुरूप आप बच्चों का अधिगम कराने के लिए कार्य करते हैं। अगला है बालकों के प्रशिक्षण और शिक्षा में उपयोगी। बालकों के प्रशिक्षण से तात्पर्य यह है कि बालकों को किस प्रकार से जीवन किस प्रकार से जिया जाए, उनको प्रशिक्षण किस प्रकार से दिया जाए, जीवन का कैसे प्रशिक्षण दिया जाए, जीने का कैसे प्रशिक्षण दिया जाए, समाज के साथ वो किस प्रकार से घुल मिल सकें, समाज में कैसे वो अधिगम कर सकें, इन सभी चीज़ों का बालकों का प्रशिक्षण हम देते हैं। ठीक है, तो यह वही व्यक्ति दे सकता है जिसने मनोविज्ञान को बेहतर ढंग से पढ़ा है। ठीक है, वह मनोविज्ञान को के जो तौर तरीके हैं, मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं, जिनको हम कक्षा में लागू कर सकते हैं, जिनको हम परिवार में लागू कर सकते हैं, उन सभी के द्वारा बालकों का प्रशिक्षण देने का कार्य व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो माता पिता करें या गुरुजन करें, तो बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त होगा। दूसरा, शिक्षा में कैसे इसकी उपयोगिता होती है। देखिए, शिक्षा में इसकी उपयोगिता आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि जब आप समय सारणी बना रहे हो बच्चे का, तो उस समय आयु, शक्ति और बौद्धिक क्षमता के अनुरूप उनकी समय सारणी बनाएं, तो यह शिक्षा में के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके पश्चात शिक्षा में कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक तत्वों का, मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का आप समावेश कर सकते हैं जिससे बालक का अधिगम बढ़ सकता है। तो इसलिए शिक्षा में इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक तौर तरीके होते हैं जिनके द्वारा शिक्षक बच्चों में अधिगम को बढ़ा सकता है, तो यह शिक्षा के लिए भी उपयोगी होता है बाल विकास। इसके पश्चात बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। भिन्न भिन्न व्यक्तित्व के बालक हैं, उनका स्वभाव भी भिन्न भिन्न है। तो अगर हमने मनोविज्ञान का अध्ययन कर रखा है, माता पिता ने मनोविज्ञान का अध्ययन कर रखा है, शिक्षकों ने मनोविज्ञान का अध्ययन कर रखा है, तो बालकों का जो स्वभाव है और भिन्न भिन्न जो स्वभाव है, शिक्षक या माता पिता उसे आसानी से समझकर उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, ठीक है, कार्य कर सकते हैं। तो यह भी इसकी एक बहुत बड़ी उपयोगिता होती है, एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हमने आपको बाल विकास के क्षेत्र और बाल विकास के अध्ययन का महत्व क्या होता है यह समझाने का प्रयत्न किया है। अगली कक्षा में हम कुछ नई चीज़ों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।